नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बता दें आपको कि ट्विटर के बिकने के बाद से अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल की विदाई हो सकती है। इस बीच कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल ने बड़ी बातें भी कह दी हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के बिकने के बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने कर्मचारियों से कहा है कि कंपनी का भविष्य अनिश्चित है। उन्होंने ये भी कहा कि एलन मस्क के नेतृत्व में ट्विटर का जो भविष्य है वो अंधकार में है और किसी को भी ये पता नहीं कि कंपनी अब किस दिशा में जाने वाली है। पराग अग्रवाल के इस बयान के बाद ये अटकलें भी अब तेज हो गई हैं कि उनकी कंपनी से विदाई हो सकती है। पराग अग्रवाल का कहना है कि अरबपति एलन मस्क के तहत निजी तौर पर ली जाने वाली डील के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भविष्य अनिश्चित है। वो एक टाउन हॉल बैठक में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि सौदा होने के बाद हम नहीं जानते कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस दिशा में जाएगा। हालांकि मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद पराग ने बयान जारी कर अपनी टीम की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ट्विटर का एक उद्देश्य और प्रासंगिकता है जो कि पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। मुझे अपनी टीम पर गर्व है। और भारत में खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पड़ोस के देश पाकिस्तान से आता है। ये बात कोई नई नहीं है और ना ही किसी से छुपी है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इससे नकारता है, लेकिन समय समय पर इसके सबूत सामने आते ही रहे हैं। आतंकवाद को पाकिस्तान ही बढ़ावा दे रहा है और हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक बाल्टीमोर पोस्ट एग्जामिनर ने एक नई रिपोर्ट जारी की, जहां पर पाकिस्तानी आतंकवादी से जुड़े कई खुलासे किए गए। आपको बताते चलें कि ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान मदरसों के माध्यम से भारत और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर करीब 40,000 मदरसे हर साल बड़ी संख्या में आतंकवादी तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि कश्मीर से जुड़ी हर तरह की नीति अभी भी वहां की सेना ही बनाती है। इन सब वजहों से ही पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा। ये सेना का ही दबाव है कि नए पीएम शहबाज शरीफ भी बार बार कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भी कृषि आधारित देश है। अगर उसके पश्चिमी हिस्से पर नजर डालेंगे तो ये जरूरत दिखाई देगी, जहां पर 2/3 पानी कश्मीर की नदियों से आता है। ऐसे में इलाके में पानी की समस्या ना हो, इसके लिए उसने कश्मीर को कब्जा कर लिया है। इसके बाद जब नेहरू ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया था, तो सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को आदेश दिया था कि वो गिलगित से पीछे हट जाए, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान वहां से नहीं हटा। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के बाद अब एक बार फिर से अवैध निर्माण हटाने की तैयारी की जा रही है। जहां दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देने वाला है। इस बार शाहीन बाग का निशाना बनाया जाएगा, जहां आपको बता दें कि एमसीडी ने इस बार शाहीन बाग को चिन्हित कर लिया है। इतना ही नहीं, बल्कि शाहीन बाग के अलावा दिल्ली के ओखला, तिलक नगर वेस्ट के साथ साथ कई वार्डों को भी चिन्हित किया गया, जहां पर महाबली को अवैध निर्माण हटाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन इलाकों में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और माना यह जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के कहने के बाद बीजेपी शासित दक्षिण दिल्ली नगर निगम में बुलडोजर चलाने का इरादा जताया है। 5 दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी, जहां आदेश गुप्ता ने कहा था कि वो दक्षिण दिल्ली को इस सिलसिले में चिट्ठी लिखेंगे। हालांकि गौरतलब है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की चिट्ठी के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलवा दिया था और अब शाहीन बाग की बारी बताई जा रही है। एसडीएमसी मेयर मुकेश सूर्यनन ने बताया है कि विभागों को तारीखों बता दी गई हैं और 1 महीने का ये प्लान तैयार किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि अतिक्रमण के साथ साथ वहां अवैध निर्माण और लूटपाट की घटनाएं भी हो रही हैं। उनमें संदिग्ध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ हो सकता है। हालांकि ऐसे में नगर निगम का यह मानना है कि कार्रवाई से न केवल अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जा सकेगा, बल्कि अपराध में भी कमी आ सकेगी। और यूपी के कौशाम्बी से खबर सामने आई है, जहां पर सिरातू विधानसभा क्षेत्र में उदयहीन खुर्द बाजार में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य और कुछ ग्रामीणों के बीच नोकझोंक के साथ साथ मारपीट हो गई। इस मामले पर अब पिछले हफ्ते ही योगेश मौर्य ने मारपीट और अन्य मामलों में एसपी हेमराज मीणा को तहरीर दी थी। इस मामले के बाद अब मुकदमा दर्ज किया गया था और इसे अब डिप्टी सीएम के बेटे योगेश मौर्य ने वापस ले लिया है।
बताते चलें कि डिप्टी सीएम के बेटे योगेश मौर्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिसर के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने मेरी कार में तोड़फोड़ की और हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा भी गया और मैंने चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर मुझे परेशान किया है। इसके बाद ही मैंने शिकायत दर्ज करवाई। मुझे पता चला कि इसमें कई गरीब लोग, छात्र और युवा भी शामिल थे। मैं इन छात्रों का भविष्य खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए सराथू के लोगों के लिए मैंने अपनी शिकायत वापस लेने का फैसला किया है। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य के पिटाई के मामले में माहौल तब बिगड़ा जब चुनाव प्रचार के दौरान लाल गमछा सिर पर बांधकर दो युवकों ने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने युवकों की पिटाई करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। हालांकि इसके बाद युवकों ने गांव जाकर ग्रामीणों को जानकारी दी और इसके बाद दर्जनों लोग वहां पहुंचे। तब उन लोगों के बीच नोकझोंक हुई और साथ ही हाथापाई की भी घटना देखी गई। और रुक करेंगे पंजाब का, जहां पंजाब में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यहां पर सुनील जाखड़ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मंगलवार को बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस पर भी कांग्रेस पार्टी कार्रवाई कर सकती है और कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को केंद्रीय अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक बुलाई। केंद्रीय अनुशासनात्मक जो कमेटी है, इसकी बैठक सुबह की गई है, जहां पर कांग्रेस वॉर रूम में आयोजित बैठक हुई, जहां पर 2 सप्ताह पहले कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक बुलाकर सुनील जाखड़ और केवी थॉमस को कारण बताओ नोटिस दिया था। दोनों ही नेताओं को 1 हफ्ते के भीतर अपनी बात पार्टी के सामने रखने की बात कही गई थी और ऐसे में थॉमस ने पार्टी के अनुशासनात्मक कमेटी को अपना जवाब भेज दिया, लेकिन सुनील जाखड़ ने कोई जवाब अब तक नहीं दिया है और अब दोनों ही नेताओं के मसले पर अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक मंगलवार को होगी। दरअसल पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सुनील जाखड़ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की थी। हरीश चौधरी ने अपने पत्र में लिखा कि सुनील जाखड़ के बयान से पार्टी को पंजाब में नुकसान हुआ है। वो लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे और इसके बाद ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल गांधी से मुलाकात की और सुनील जाखड़ की शिकायत की थी। हालांकि सुनील जाखड़ ने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि उनके बयान को इस संदर्भ से अलग समझा गया है। और इसी बीच लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे तापमान के कारण थर्मामीटर का पारा ऊंचाइयों को छू रहा है। आपको बता दें, इसी के साथ ही अब गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। दिन में कई राज्यों में गर्म हवाओं के चलने के साथ साथ लोग घरों में खुद को बंद करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में लोगों का सबसे बड़ा सहारा बिजली होती है, जिसके कि घर के अंदर चलने वाले पंखे और एसी उन्हें राहत मिलती है। कुछ राज्यों में पावर कट एक बड़ी समस्या है, जिसमें आम इंसान के साथ साथ कई प्रसिद्ध लोगों को भी इससे जूझना पड़ रहा है। हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने झारखंड में बिजली संकट को लेकर सवाल उठाया है। फिलहाल साक्षी का ये ट्वीट लंबे समय के बाद आया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि झारखंड में पावर कट कितनी बड़ी समस्या है। दरअसल यहाँ पर साक्षी धोनी ने ट्वीट कर लिखा है कि झारखंड के एक करदाता के रूप में मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि झारखंड में इतने सालों से बिजली संकट क्यों है। हम ऊर्जा की बचत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि इस ट्वीट से पहले भी उन्होंने तकरीबन 2 साल पहले झारखंड में बिजली कटौती को लेकर एक ट्वीट किया था। बता दें कि उस वक्त भी उन्होंने बिजली कटौती को लेकर ही सवाल उठाया था। कहा था कि राज्य में तकरीबन 4 से 7 घंटे तक बिजली कटौती की जाती है। फिलहाल साक्षी के ट्वीट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने लंबे समय से झारखंड में बिजली कटौती को लेकर अभी तक कुछ नहीं किया जा सका है। और बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। यहाँ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि इफ्तार पार्टी में पार्टी कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप लगाने के बाद तेज प्रताप ने ये कदम उठाया। पटना में कुछ ही दिन पहले हुई चर्चित इफ्तार पार्टी के बाद बिहार में आरजेडी सरकार की वापसी की भविष्यवाणी करने वाले तेज प्रताप यादव अब अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं।
पटना में आरजेडी की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे और उस दौरान बिहार की सियासत में उलटफेर होने की भी अटकलें लगाई गई। लेकिन आपको बता दें कि पार्टी प्रमुख के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस कदर खफा हैं कि उन्होंने आरजेडी छोड़ने की ही धमकी दे डाली है। बताया यह भी जा रहा है कि आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव पर मारपीट का आरोप लगाने के बाद उन्हें ये चाल चली है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया, मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया है, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। और खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और सोनू की किस्मत पर आज फैसला होने जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि सोनू पर आरोप तय करने को लेकर आज जिला अदालत में सुनवाई की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। साथ ही एक हफ्ते के भीतर ही आशीष मिश्रा को कोर्ट के सामने पेश होने का भी आदेश सुनाया गया, जिसके बाद मुख्य आरोपी सोनू ने डेडलाइन के खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी कि रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया था। आपको बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया गांव के पास ये घटना घटी थी, जब एक थार गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया था। आरोप था कि वो गाड़ी आशीष मिश्रा की ही थी। पिछले साल अक्टूबर में किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की ये घटना हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री के बेटे पर हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करने के साथ साथ उन्हें जेल भेज दिया गया था। और अब आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में जमानत दे दी थी, जिसको लेकर तमाम सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की बेल को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि पीड़ितों को हर स्तर पर सुनवाई का अधिकार है। इस केस में पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कई अप्रासंगिक तथ्यों और अनदेखी की है उनकी और कई उदाहरणों को ध्यान में रखकर ये फैसला दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि एक हफ्ते में आशीष मिश्रा सरेंडर करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट नए सिरे से विचार करे। और अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण की। तो भारत में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमितों के बढ़ते मामले जा रहे हैं और इन मामलों ने एक बार फिर से प्रशासन से लेकर लोगों तक की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2483 नए मामले सामने आए। हालांकि ये मामले कल के संक्रमितों की संख्या से कम है, यानी कि कल सोमवार को जो दर्ज किए गए आंकड़े थे वो आपको बता दें कि 2541 नए मामले सामने आए थे। आज जो केसेस हैं वो कल की तुलना में 2.2% कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1970 नए मरीज ठीक हुए, तो वहीं एक्टिव केसों की संख्या 15,636 हो चुकी है। इस अवधि के दौरान करीब 1399 लोगों की मौत हो गई और राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले अब बढ़ने शुरू हो चुके हैं। इसी बीच सोमवार को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोविड संक्रमण के 1011 नए मामले दर्ज किए गए थे। इसी दौरान महामारी से एक मरीज की मौत भी हुई थी। और शाहजहांपुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर थाना बंडा के अजोधापुर गांव में भूसे के ढेर में भीषण आग लग गई है। इसी के चलते लाखों का भूसा जलकर राख हो गया, तो वहीं आग फैलने से ग्रामीणों में हड़कंप है। माहौल पर आपको बता दें कि इस वक्त काफी चिंता जताई जा रही है और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी और गांव वालों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं पशुओं के खाने के लिए ग्रामीणों ने लाखों रुपए का भूसा वहां रखा था, जो कि इस भीषण आग के हवाले हो गया। खबर असम के लॉमडिंग शहर से है, जहां पर भारी मात्रा में ब्राउन शुगर पुलिस को मिली है। साथ ही पुलिस ने उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया जिसके पास से ब्राउन शुगर मिली। तो वहीं लॉमडिंग पुलिस थानाधिकारी चंदन ज्योति बारा को जैसे ही इस बारे में सूचना मिली, उन्होंने तुरंत ही मौके पर जाकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उस व्यक्ति का जो नाम है वो अमित दे बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 20 साल बताई गई। इंफॉर्मेशन के जरिए हम लोगों ने एक शख्स को पकड़ लिया। उसका नाम है अमृत डे।
ये जरांगदिसा लामडिंग का बासिंदा है। और ये आदमी को पकड़ने के बाद उसका पोजीशन से हम लोग लगभग 8.5 ग्राम का सस्पेक्टेड ब्राउन शुगर सीज कर लिया है। हम लोग को इन्फॉर्मेशन था कि ये बहुत दिनों से ड्रग्स का डीलिंग्स कर रहा है और हम आशा कर रहा है कि इसका जरिए हम ड्रग्स का कोई बड़ा डीलर को भी पकड़ सकेंगे। हम लोग क्या? हाँ, खुद सेवन करता था वो, एडमिट कर रहा है, वो स्वीकार कर रहा है कि वो खुद भी सेवन करता है। वहीं रायबरेली में जिला प्रशासन की तरफ से किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यहां पर आग लगने के कारण नष्ट हुई गेहूं की फसल का मुआवजा दिलवाने को लेकर जांच शुरू करवा दी गई है। इस दौरान जिलाधिकारी के मुताबिक आग लगने के कारणों के आधार पर अलग अलग विभागों से मुआवजा दिलवाने के प्रावधान है। यही कारण है कि तहसील कर्मियों को आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। दरअसल बिजली के तारों से निकलने वाली चिंगारी के चलते अगर आग लगी है तो बिजली विभाग मुआवजा देगा, जबकि अन्य कारणों से अगर आग लगी है तो मुआवजा मंडी परिषद देगा। हम आपको बता दें कि इस साल समय से पहले भीषण गर्मी पड़ने के चलते गेहूं की फसल अधिक से अधिक सूख गई है और जिले भर में अलग अलग जगह पर आग लगने से सैकड़ों बीघे गेहूं जलकर राख हो चुका है। जिला प्रशासन की इस पहल से किसानों ने राहत की सांस ली है और इसी के साथ ही अब मुआवजे को लेकर भी उम्मीद जताई जा रही है। कुछ प्रकरण कुछ जगहों पर ऐसे संज्ञान में आए हैं जिसमें खेत में आग लग जाने के कारण या फसल अवशेष में आग लग जाने के कारण खेत में आग लगी है और उसमें फिर तुरंत हम लोग ने दमकल के मदद से उनको आग बुझाने का काम और फिर तहसील के जो टीम है, रेवेन्यू की टीम है, कृषि विभाग की टीम है, इनके माध्यम से उसका एक सर्वे कि अगर फसल का नुकसान हुआ हो तो कितना हुआ है, क्या नुकसान है, और उसके आधार पे फिर विभिन्न विभागों से जो देय मदद है, राहत की जो धनराशि उनको मिल सकती है, वो दिलाने का काम किया। और अब रुक करेंगे हरदोई का, जहां जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने और अराजक तत्वों से निपटने के लिए रिजर्व पुलिस लाइन हरदोई में आज पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी की उपस्थिति में बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल में पुलिस लाइन के पुलिस बल के अलावा जनपद हरदोई के थाना प्रभारी, स्थानीय अभिसूचना और फायर टेंडर के जो तमाम लोग थे उन्होंने यहाँ पर भाग लिया है। भी जब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है जहां लोग आमादा होते हैं, उतारू होते हैं, बवाल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पुलिस एक सेट ड्रिल के तहत कार्रवाई करती है। आईपीसी, सीआरपीसी पुलिस रेगुलेशन में जो प्राविधान दिए गए हैं उसी के अनुसार ही कार्रवाई करती है, जो कि अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर। पहले उनको समझाया बुझाया जाता है, एक आंसू गैस फेंके जाते हैं, फायर टेंडर का यूज़ किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, और फिर भी नहीं मानते हैं तो सक्षम जो भी वहाँ पर उपलब्ध है प्रशासनिक अधिकारी, उससे अनुमति लेकर के फायर किया जाता है। फायर करने के बाद भी कार्रवाई होती है। जो घायल होते हैं, जो मृत होते हैं, उनको जैसे ही तुरंत या तो अगर घायल है तो अस्पताल ले आया जाता है और मृतकों को वहाँ से अलग हटाया जाता है। ये सब कार्रवाइयाँ आपने देखी। अभी इसमें और गुंजाइश है जिसको हम लोग और अच्छा करेंगे। भी जब और रायबरेली में बाराबंकी रोड पर शिवगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जबकि ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक आशीष कुमार चौरसिया मिठी का रहने वाला बताया गया, जो कि मृतक अपने बड़े भाई की शादी का कार्ड बांटने के लिए अपनी ही बाइक से जा रहा था। तभी अचानक से प्रधान ढाबा के पास सामने आ रही ट्रक में टक्कर मार दी गई, जिससे आशीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई है। आनन फानन में पुलिस को भी सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो योगी सरकार की माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने और अवैध कारोबारों के सहारे साम्राज्य खड़ा करने वालों पर सरकार सख्ती के साथ एक्शन ले रही है। इसी के तहत फतेहपुर जिले में शराब माफिया मनमोहन सिंह उर्फ राकेश सिंह के आलीशान मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है।
दरअसल बेशकीमती सरकारी जमीन पर करोड़ों की लागत से शराब माफिया के बने आलीशान मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया है। तो वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। भूमाफिया अभियान के तहत आज ग्राम मीरमऊ, थाना मलवा, तहसील बिंदकी, जनपद फतेहपुर में एक शराब माफिया हिस्ट्री सीटर मनमोहन सिंह उर्फ राकेश सिंह पुत्र सूरजपाल निवासी मीरमऊ के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। इसके द्वारा खलिहान, नवीनपट्टी, ऊसर की लगभग 2430 वर्ग मीटर भूमि पर आलीशान निर्माण किया गया था, जिसका मूल्य लगभग 55 लाख से अधिक है। इस निर्माण को आज पुलिस के सहयोग से बुलडोजर लगाकर। खबर रायबरेली से है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार आदमी को टक्कर मार दी, जिससे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर खुद भी खाई में जा पलटी और इसमें कार में बैठी एक महिला को भी काफी गंभीर चोट आई है। इलाज के लिए महिला को अस्पताल भर्ती कराया गया और सूचना पर कोतवाली प्रभारी संजय त्यागी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के निवासी? ग्राम सभा कमरियापुर। ये मृतक कौन है आपका जिनका एक्सीडेंट हुआ? हमारे दादा के समधी हैं। तो लगभग कितने बजे एक्सीडेंट हुआ? ये हमारे यहाँ से लगभग 6 साढ़े 6 बजे घर से निकले। उसके बाद हमको अभी जानकारी हुई तो हम आए। अच्छा, तो पता नहीं किस चीज़ से हुआ है? 4 चक्का से पता लग रहा हुआ। तो तुरंत एक्सपायर हो गए थे? तुरंत। तो अभी आप कहाँ आए हो? अभी हम यहाँ सलोन। हाँ, सुबह एक केस आया हुआ था करीब 6:30 और 7 बजे के आसपास में। तो उसमें एक अज्ञात व्यक्ति को NH के जो एम्बुलेंस होते हैं 10-33 से, उससे जो है मृत अवस्था में CSC सलोन लाया गया था। उसके रिगार्डिंग जो है पुलिस इंफॉर्मेशन भेज दी गई है। बाकी आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। और इसी बीच बढ़ेंगे एक अगली खबर की ओर, जो कि आगरा से सामने आ रही है। आगरा से एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर फर्नीचर शोरूम में आग लग गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि फर्नीचर शोरूम में यहां पर आग लग गई है। और आपको बताते चले कि इस दौरान तमाम कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। कर्मचारियों ने पुलिस को भी आग की सूचना दी और जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसपी सिटी विकास कुमार, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। ये पूरा मामला थाना न्यू आगरा के भगवान टॉकीज के पास का बताया जा रहा है, जहां पर भीषण आग लग गई है। फर्नीचर का ये गोदाम बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कड़ी मशक्कत के बाद आग लगी है, जहां पर न्यू आगरा के भगवान टॉकीज का ये पूरा मामला है। फर्नीचर की एक दुकान थी जहां पर आग लगी है। तमाम कर्मचारी भी वहां पर काम कर रहे थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। हालांकि आग किन कारणों की वजह से लगी, उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस और दमकल विभाग की जो टीम है इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी अब जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि भारी नुकसान इस दौरान हो चुका है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन कर्मचारियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और दुकान से भागकर अपनी जान बचा ली है। आप देख सकते हैं ये फर्नीचर शोरूम की ही जो है झलक आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये वीडियो सामने आया है और आग बुझाने की कोशिश जारी है। हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन आग काफी विकराल रूप ले चुकी थी, जिसके बाद धू कर ये पूरा जो शोरूम है वो जल चुका है, आग की चपेट में आ चुका है और दमकल विभाग की गाड़ी इस वक्त मौके पर मौजूद है। आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक